हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म। दिस इज सौम्या हेयर। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और वो है आपका बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, द कैपिटल एडवोकेसी रेशियो फॉर इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक्स सेट बाय आरबीआई इज 9%, 10%, 11% एंड 12%। सबसे पहले बात करते हैं कैपिटल एडवोकेसी रेशियो होता क्या है। देखिए, कैपिटल एडवोकेसी रेशियो एक वो रेशियो होता है जो बैंक्स होती हैं, पब्लिक सेक्टर कमर्शियल बैंक्स, उनको मेंटेन करके रखना पड़ता है। यानी इतना कैपिटल उनको होल्ड करके रखना पड़ेगा। क्यों होल्ड करके रखना पड़ता है? क्योंकि आगे कल को अगर कोई लॉसेस हो जाते हैं, कोई ऐसा फेलियर उनको देखने को मिलता है, तो उनके पास एनफ कैपिटल हो। तो जितना ज्यादा सीएआर रेशियो होगा उतनी ही उनकी पोटेंशियल होगी कि वो आगे रिस्क को जो है रिस्क के साथ अच्छी तरीके से कोप अप कर सकते हैं। ठीक है, आपको समझ आया कैपिटल एडवोकेसी रेशियो क्या होता है। तो पब्लिक सेक्टर बैंक कितना सेट करती है? वैसे सेट तो आरबीआई ही करती है कि इतना परसेंट होना चाहिए, पर कितना करा जाता है पब्लिक सेक्टर बैंक में? तो पब्लिक सेक्टर बैंक में आपका 12% यहाँ पर किया जाता है। 12% यहाँ पर सीएआर मेंटेन करना पड़ता है पब्लिक सेक्टर बैंक्स को। वहीं अगर बात करते हैं कमर्शियल बैंक्स को, तो कमर्शियल बैंक को कितना करना पड़ता है? तो यही आपको दिखा देते हैं कि कमर्शियल बैंक्स को कितना करना पड़ता है। यहाँ पे देखिए, आरबीआई पीएसबी तो जो मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक से उनको 12% करना पड़ता है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक को 9% करना पड़ता है। दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है। ये आपके जून रीनेट वाली एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स को 9% करना होता है और आपके पब्लिक सेक्टर बैंक को 12% करना होता है। वही कैपिटल एडुकेसी रेशियो बेजल 1 में 8%, बेजल 2, बेजल 3, ये भी आपको याद रखना है कि कितने परसेंट बेजल्स में वहां पे भी किया जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, अरेंज द फॉलोइंग सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी रेगुलेशंस इन असेंडिंग ईयर ऑफ देयर इनेक्टमेंट। ये तो रटने वाला क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, क्योंकि इसे पूछा गया है कि ये जो रेगुलेशंस होते हैं सेबी के, इनको आपको असेंडिंग ईयर में यहाँ पर अरेंज करना है। ठीक है, तो ये तो जब तक आपको आएगा नहीं, आप यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। और एनटीए आजकल ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछने लगा है। ठीक है, चलिए, तो आपको लगाना है सेबी के इनेक्टमेंट के हिसाब से, आपको यहाँ पर ये चीज लगानी पड़ेगी। चलिए, सबसे पहला जो यहाँ पर है, मैं आपको डेट भी बता देती हूँ, आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा। सबसे पहला नंबर है बाई बैक ऑफ सिक्योरिटीज। यहाँ पर सबसे पहले आता है बाई बैक ऑफ सिक्योरिटीज। ये आपका आया था 2000 में, 2000 में आपका ये देखने को मिला था। ठीक है, उसके बाद आता है आपका इंटरमीडियरी रेगुलेशंस। ठीक है, ये रेगुलेशंस जो है ये आपकी 2008 के अंदर आई थी, इंटरमीडियरीज 2008। ठीक है, उसके बाद फिर आता है आईसीडीआर रेगुलेशंस। आईसीडीआर रेगुलेशन 2018। देखिए, यहाँ पर क्या है, सबसे पहले आपका आता है बाई बैक ऑफ सिक्योरिटीज 2000। ठीक है, अर्ली 2000 में आया, ऐसा स्पेसिफिक कोई डेट है नहीं कंफर्म, पर ये आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि 2000 में आपका बाई बैक आया था। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इंटरमीडियरीज रेगुलेशन 2008 के अंदर आए थे आपके, बिल्कुल करेक्ट है। फिर उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट, अगर मैं देखूं यहाँ पर, तो आपके पास यहाँ पर आईसीडीआर है। आईसीडीआर रेगुलेशंस दिए हुए 2018 के अंदर दिए हुए हैं ये। और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट आपका 2014 में दिया हुआ है, उसी हिसाब से आपको लगाना पड़ेगा। ये गूगल का डाटा है। ठीक है, ये गूगल के डाटा के हिसाब से आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। 2014 है, आईसीडीआर 2018 है, तो उस हिसाब से आप इसको अरेंज करेंगे। ठीक है, और लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस 2015 है, तो आप इस हिसाब से इसको अरेंज कर लीजिए। सबसे पहला कौन आया था और फिर सबसे लास्ट कौन आया था। तो सबसे लास्ट वाला कौन सा लग रहा है? आईसीडीआर रेगुलेशंस। एक बार मुझे एक बार डेटा जो है वो चेक कर लेने दीजिए कि सबसे पहले आपका इंटरमीडियरीज रेगुलेशन 2008 में आया था, बाई बैक आपका 2009 में आया था। देखिए, यहाँ पे इनेक्टमेंट ईयर्स में कुछ गड़बड़ है। क्योंकि ये जो है ना, गूगल से ही आप सर्च कर सकते हो इसको, तो क्वेश्चंस में अगर मैं बात करूं, सबसे पहले आपका आया था बाई बैक ऑफ शेयर 2009, अगर लेटेस्ट की बात करते हैं। फिर आपका जो है उसके बाद
इस हिसाब से तो फिर 2008 में आपका ये आना चाहिए, आईसीडीआर इंटरमीडिएट रेगुलेशन 2008 का आना चाहिए। डीबी ये 2000 में ही आएगा बाई बैक आपका, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आईसीडीआर रेगुलेशंस जो है, अगर मैं बात करूं 2018, ये 2018 में है। और फिर आपका ये लास्ट वाला है 2023। तो यहाँ पे गड़बड़ है, देखिए डेटा डेटा यहाँ पे गड़बड़ दिया हुआ है। प्लीज आप लोग ना गूगल सर्च करके जरूर इस डेटा को चेक करिएगा, क्योंकि मैंने तो गूगल सर्च किया है तो उस पे आपको डेटा यही मिला है मुझे, ठीक है। तो इस हिसाब से सबसे पहले बाईबैक ऑफ सिक्योरिटीज 2000 में आया है। फिर उसके बाद आपका इंटरमीडियरीज रेगुलेशन 2008 के अंदर आया है। फिर आपका रियल एस्टेट 2014 में है। फिर लिस्टिंग ऑब्लिगेशन 2015 में है। और आईसीटीआर रेगुलेशन 2018 में है। प्लीज इसको रीचेक जरूर करिएगा, गूगल पे तो मुझे यही मिला है क्वेश्चन, ठीक है। अगर और आपको कोई नया डेटा है तो प्लीज मुझे कमेंट शेयर में जरूर बताइएगा। तो मैंने ये बता दिया है, आईसीडीआर रेगुलेशन 2018, इंटरमीडिएट रेगुलेशन 2008, रियल एस्टेट 2014 में, बाई बैक 2000 और लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस 2015 में। मेरे अकॉर्डिंग तो यही डेट सही है। बाकी आप प्लीज रीचेक करिएगा, इस क्वेश्चन को गूगल पे ही डाल के देखिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एज इट इज आ सकता है ये क्वेश्चन सेम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, The Narsimhan Committee 1991 recommended the following reforms with the respect to the banking sector। देखिए अगर कहीं भी बैंकिंग सेक्टर में कोई भी चेंजेस की बात करी गई थी वो नरसिम्हन कमेटी ने ही करी थी, ये तो हमेशा आपको याद ही रखना है। लेकिन ये कौन से जनरेशन में की थी ये आपको याद रखना पड़ेगा, फर्स्ट जनरेशन में की थी। यहाँ पर आपको फर्स्ट जनरेशन में यहाँ पर आपको रिफॉर्म्स देखने को मिला था, ठीक है। तो नरसिम्हन कमेटी है आपकी, ठीक है। यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड ये कमेटी है और फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म यहाँ पर में रिकमेंड किया गया था। चलिए, अरेंज द फॉलोइंग बैंक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से टिक लगा लीजिए, 1+2 मार्क्स यहाँ पे से देख लीजिएगा। चाहे तो इंस्टीट्यूशन हो चाहे बैंक्स हो, इनका डेट जरूर आएगा। अगर ना आए तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा एग्जाम देने के बाद, यहाँ से एक क्वेश्चन 110% बनेगा। चलिए बताइए, ये याद करना है, पूरा लिस्ट बना लीजिए सारे बैंक्स जो भी हैं और जितने भी आपके इंस्टीट्यूशन हैं। चलिए बताइए कब आया था एसबीआई, अरेंज करना है इनको। तो मेरे हिसाब से एसबीआई तो 1955 में था भाई, क्योंकि मुझे अभी भी इनके डेट्स याद है। 1955 में था आपका, ठीक है, क्योंकि बाद में बना था ना ये। और आपके अगर मैं इंपीरियल बैंक की बात करूं, इंपीरियल बैंक तो ये यही पुराना था, इसी को ही रीनेम कर दिया था और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना दिया था 1955 में। और ये आपका 1921 है इंपीरियल बैंक, 1921। आरबीआई सबको याद होना चाहिए, 1934 है, उस हिसाब से अरेंज करना है मिस इसको, ठीक है। 1934 है। फिर आप बताइए आरआरबी कब आया था, ये सब याद होने चाहिए आपको। रीजनल रूरल बैंक आरआरबी 1976, 75 या 76 है, ठीक है। एक्ट तो इसका 1976 ही है, एक्ट के थ्रू ही तो आया था ये। वैसे आरआरबी स्टैब्लिश हुआ था 1975 में, वैसे एक्ट है 1976, वैसे 1975 2 अक्टूबर को ये आया था। अब डेट आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये मैच द कॉलम में भी आ सकता है। दो 2016 स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब आपको इसी तरीके से डेट सारी याद रखनी है। एसबीआई 1955, इंपीरियल बैंक 1921, आरबीआई 1934, रीजनल रूरल बैंक 1975 और आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक 2016। अब आप लगा सकते हो, सबसे पुराना तो यहाँ पर इंपीरियल बैंक है, बी। बी के बाद फिर आरबीआई 34, फिर उसके बाद स्टेट बैंक 55, फिर 75। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। प्लीज इनको लर्न कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे ज्यादा मैं और क्या हेल्प करूं बताइए आपकी। यहाँ से रिपीट होते हैं क्वेश्चन, एज इट इज रिपीट होते हैं, इसमें कोई भी शक नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट अंडर बेसल 1 अकॉर्ड बीसीबीएस फिक्स द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल फंड एट
फॉर द बैंक गाइड। जैसे मैंने आपको बताया बेसल 1 में 8% होता है, मैंने आपको पहले ही बताया कि बेसल 1 में 8% जो है वो टोटल रिस्क वेटेड असेट्स यहाँ पर होता है, मिनिमम कैपिटल फंड। ठीक है, यहाँ पर रिस्क वेटेड असेट क्या होता है? देखिए रिस्क वेटेड असेट ये होता है कि आपके जो असेट्स है उसके साथ कितना रिस्क है, उसके साथ कितना रिस्क जो है वो साथ में आता है आपके एसेट के साथ, वही रिस्क वेटेड असेट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स and which of the following statement is false? Capital market is for medium and long term funds. GDR is a negotiable instrument issued by the US bank. Many publicly listed companies in India trades their shares through Bombay Stock Exchange or National Stock Exchange. Securities that are listed on various stock exchange are eligible for being traded there are called listed securities. बताइए, यहाँ पे सारी चीजें मैं आपको समझा भी दूंगी, इसलिए कोई टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, फॉल्स बताना है तो बी वाला ऑप्शन फॉल्स है यहाँ पर, ये बी वाला फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? जीडीआर इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय यूएस बैंक। नहीं, जो यूएस बैंक जो होती है ना वो एडीआर होता है, जीडीआर नहीं होता। क्या होता है? अमेरिकन वाले डिपॉजिट रिपोजिटरी, एडीआर नॉट जीडीआर। चलिए सबसे पहला सेंटेंस पढ़ते हैं। कैपिटल मार्केट इज अ मार्केट फॉर मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड्स। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कैपिटल मार्केट जो होता है वो मीडियम और लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए होता है, वही मनी मार्केट जो होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ठीक है, आगे आपको समझ में। और कैपिटल मार्केट में ज्यादा रिस्क होता है, वही मनी मार्केट में लेस रिस्क होता है। अब रिस्क ज्यादा है तो कैपिटल मार्केट में रिटर्न भी ज्यादा होगा और मनी मार्केट में रिटर्न कम होता है। आपको ये पॉइंट समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं जीडीआर और एडीआर। आपका जीडीआर और एडीआर देखिए, यहाँ पर बोला है जीडीआर एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है पर इश्यूड बाय यूएस बैंक। जी नहीं, यूएस बैंक को जो करता है वो अमेरिकन वाले होते हैं। अब अमेरिकन और आपके ग्लोबल में फर्क क्या है? देखिए अमेरिकन में क्या होता है, ये सिर्फ यूनाइटेड स्टेट डोमेस्टिक कैपिटल मार्केट में ही इश्यू किए जाते हैं, यानी ये सिर्फ अमेरिका में ही इश्यू किए जाते हैं। लेकिन जो जीडीआर होते हैं वो हर जगह कैपिटल पूरे ग्लोबली इनको इश्यू किया जाता है। ग्लोबल नाम है, ग्लोबल से याद रखिए, ग्लोबल इश्यू किया जाता है। ये अमेरिका में होता है, ये ऑल ओवर वर्ल्ड नेगोशिएशन होता है इसका। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर, ये अमेरिका स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, जैसे एनवाईएसई आपका एनएसडीएक्यू में है। ठीक है, लेकिन जीडीआर जो है वो आपके लंदन स्टॉक एक्सचेंज, आपका लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो मैं बता रही हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, यहाँ पर इन दोनों के बीच का डिफरेंस ये बहुत जरूरी है। जो पब्लिक लिस्टेड कंपनीज होती हैं वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ही ट्रेड किया जाता है। बिल्कुल करेक्ट है। सिक्योरिटीज जो लिस्टेड होती हैं वो एलिजिबल होती हैं ट्रेड देयर करने के लिए। बिल्कुल, ये सारे स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से एक बार आपका सीक्वेंस क्वेश्चन आया हुआ है। ये भी आपका जो है वो डेवलप द मनी मार्केट सबसे पहले क्या आया था उसके हिसाब से है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन ऑफ कमर्शियल पेपर आया था। ठीक है, कमर्शियल पेपर यहाँ पर सबसे पहले आया था। मैं आपको डेट्स बता देती हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, मैं आपको डेट्स बता देती हूँ, प्लीज आप लोग इसको अच्छी तरीके से लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि ये तो फैक्चुअल चीजें हैं, ये तो आपको मतलब लर्न ही करनी पड़ेंगी। कमर्शियल पेपर आपका 1919 में आया था, याद रखिएगा। 1990, 1990 में कमर्शियल पेपर आपका आया था। ठीक है, फिर उसके बाद आपका आया था इंट्रोडक्शन ऑफ वेज एंड मीन्स एडवांस लोन्सेस, ये आया था 1997 के अंदर। ठीक है, 1997 के अंदर। फिर उसके बाद आपका आया था इंट्रोडक्शन ऑफ एलएएफ। एलएएफ आया था आपका एक साल बाद, याद रखिएगा, 1995 सॉरी 8, 1998, ये याद रखिएगा। फिर उसके बाद आपका आया था इंटरेस्ट रेट स्वैप्स 1999, सब में एक एक साल का अंतर है, 1999। और लास्ट में आपका आया था आरटीजीएस। आरटीजीएस का याद रखिएगा 2004, ये पूछ सकते हैं आपसे, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट 2004। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बी सी डी ए ई। प्लीज इसको याद रखिएगा, डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मैं सिर्फ आपको ऑप्शन नहीं बता रही हूँ, आपको सीधे डेट्स भी मैंने बताए हैं, ये याद रखिएगा, नहीं तो मैं ऑप्शन करके छोड़ भी सकती थी। चलिए, अब ये आपका इंपॉर्टेंट कमिटी, कमिटी से एक क्वेश्चन +2 लगा के चलिए, गारंटी के साथ यहाँ पर आएगा। चलिए बताइए,
इसमें कौन कौन से ग्रुप होते हैं यहाँ पर? सबसे पहला पूछा है आपसे, स्टडी ऑल एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, वर्किंग ग्रुप ऑन एनबीएफसीज, सजेस्ट ऑल्टरनेट मेथड ऑफ लेंडिंग, एक्सपर्ट्स ग्रुप ऑन फॉरेन एक्सचेंज। राशिद जिलानी कमेटी, सौदनी कमेटी, मलेगम कमेटी एंड शेरे कमेटी, बताइए। एनबीएफसी से याद रखेंगे तो एक आ जाएगा आपको, अगर आपको पता होगा तो। बी का थर्ड, बी का थर्ड, अगर एनबीएफसी की बात करें तो मलेगाम आता है। तो बी का थर्ड दो जगह है, सी और डी, आगे देखना पड़ेगा हमें। आगे बोला है सजेस्ट ऑल्टरनेट मेथड ऑफ लेंडिंग। ये वाला बताइए, अगर ये वाला आ जाएगा तो सॉल्व हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं एनबीएफसी की मलेगम कमेटी, ये मैंने आपको बता दिया है। अगर मैं बात करूं ऑल्टरनेट मेथड ऑफ लेंडिंग, तो ये राशिद जिलानी की कमेटी है, ठीक है। वही मैं अगर बात करूं आपसे एक्सपोर्ट ग्रुप्स ऑन फॉरेन एक्सचेंज की, जो बात करता है वो सौदनी आपी है, सौदानी कमेटी, ठीक है। और वही शेरे कमेटी की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा, ए का फोर्थ, स्टडी ऑल एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर शेरे कमेटी, वर्किंग ग्रुप ऑफ एनबीएफसी मलेगम कमेटी, ऑल्टरनेटिव मेथड ऑफ लेंडिंग राशिद जिलानी और एक्सपर्ट ग्रुप ऑन फॉरेन एक्सचेंज सौदनी कमेटी। चलिए, डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ये तो लर्न करने पड़ेंगे आपको। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट रीजनल रूरल बैंक्स। तो सबसे पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है द फर्स्ट आरआरबी, जो पहली आरआरबी थी वो स्टैब्लिश हुई थी अक्टूबर 1975, बिल्कुल राइट है मैम। आरआरबी एक्ट 1976 लगता है इसमें, बिल्कुल ठीक है। मिनिमम पेड ऑफ कैपिटल ऑफ आरआरबी 10 करोड़, यहाँ पे हो गई गलती और आपको बताना था करेक्ट, तो यहाँ पे होगा 1 करोड़। जो मिनिमम पेड अप कैपिटल होता है आरआरबी का वो 1 करोड़ होता है, 10 करोड़ नहीं होता। 10, तो सी वाला गलत हो गया। द सर्विस ऑफ द आरआरबी आर नॉट अवेलेबल इन द स्टेट ऑफ गोवा एंड सिक्किम, बिल्कुल गोवा एंड सिक्किम में आरआरबी अवेलेबल नहीं है। और अब आता है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है पॉइंट ई से। आरआरबी आर ओन्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड स्पॉन्सर बैंक इन द प्रोपोर्शन 50%, 15% एंड 35%, बिल्कुल ठीक है। आरआरबी सेंट्रल गवर्नमेंट 50% लेती है, स्टेट गवर्नमेंट 15% ओन करती है और स्पॉन्सर बैंक 35% ओन करते हैं। ये जो ई वाला पॉइंट है, यहाँ से हर बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अब आपकी मर्जी है, आपको याद करना है नहीं तो बी वाला, सी वाला गलत है, बाकी सब सही है। ए बी डी ई सही है, ए बी डी ई, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। मिनिमम कैपिटल याद रखिएगा 10 करोड़ नहीं 1 करोड़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीक्वेंस द फॉलोइंग स्टेप्स इन द ऑपरेशनल फंक्शनिंग ऑफ द एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज एज पर सरफासी एक्ट 2002। अब एक बात बताइए, यहाँ पर सरफासी एक्ट होता क्या है? देखिए, सरफासी एक्ट जब होता है जब कोई कंपनी, जब कोई बोरोवर है, कोई कर्ज लेके गया है बैंक से लेकिन उसने रीपे नहीं करा, पैसे वापस नहीं करे, तो सरफासी एक्ट हेल्प करती है उन बैंक्स की रिकवर करने में। उसी के लिए एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को बनाया जाता है। यहाँ पे लिखा है ना एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज बोलती है बैंकों के आप छोड़िए, हम रिस्पॉन्सिबल लेते हैं, आपके जितने भी बैड लोन्स हैं, जितने भी डेटर हैं, हम उनको खरीदेंगे और उनसे रिकवर करके आपको पेमेंट देंगे। ये काम करता है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। सबसे पहला स्टेप इसमें आता है बाई लोन्स ऑफ बैंक एंड डिस्काउंट। बाई लोन्स एंड बैंक, यानी वो जो बैड लोन्स होते हैं, बैड लोन्स जो पे नहीं करा है, कस्टमर ने लोन चुकाया नहीं है, तो वो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज कहती हैं आप हमें ये लोन डिस्काउंट पे दीजिए। उसके बाद वो क्या करती है, इश्यू सिक्योरिटी रिसिट्स टू बैंक। बैंक को एक रिसिट देती है और प्रॉमिस करती है कि आपका बैड डेट हम रिकवर करेंगे, ठीक है, हम आपका जो ये पैसा जो है वो हम आपको ला के देंगे। उसके बाद वो करती है रिकवरी। रिकवरी करने के बाद जो है वो 2% मैनेजमेंट फीस चार्ज करती है रिकवरी के टाइम पर, फिर वो बैंक को पेमेंट कर देती है।
तो ऑप्शन यहाँ पर जाएगा आपका डी बी ई। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, DBEAC। तो सबसे पहले आपको समझ आना चाहिए कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज होती क्या है। ये कंपनी आती है बैंक को हेल्प करने के लिए कि आपके जो पैसे डूब गए हैं, जो बोरोवर ने पैसे नहीं दिए, हम आपके लिए ला कर देंगे, ठीक है। तो वो काम होता है। तो यहाँ पे 42513 आप देख सकते हो, सेकेंड ऑप्शन DBAC यहाँ पर स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं बाई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। इस तरीके से रिकवरी होती है। अब आपको पता ही नहीं होगा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का, तो फिर किस तरीके से सॉल्व होगा क्वेश्चन। और ये पता भी होना चाहिए, सिर्फ एमसीक्यूज करने से नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिवर्सल बैंक्स दैट फंक्शन एज इन्वेस्टमेंट बैंक्स इन इंडियन आर रेगुलेटेड बाय, तो सेबी। इसका आंसर होगा सेबी। सेबी ही रेगुलेट करती है यूनिवर्सल बैंक को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैच करना है, और इससे क्वेश्चन कई बार आपको देखने को एग्जाम में मिलेगा, 110% मिलता है, और तीनों चीजें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी आपकी, सारे इंश्योरेंस, ठीक है। सबसे पहला इंश्योरेंस है मैरीन, पहले चलो मैं आपको बताती हूँ लाइफ इंश्योरेंस का। तो लाइफ इंश्योरेंस का इंश्योरेबल इंटरेस्ट कब प्रेजेंस होता है, ये आपको बताना है। तो देखिए लाइफ इंश्योरेंस का जब होता है जब आपका कॉन्ट्रैक्ट आप लेते हो, यानी एट द टाइम ऑफ द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट अफेक्टेड, बी का फोर्थ हो जाएगा। देखिए जो आप, जब आपकी डेथ हो जाएगी तब थोड़ी ना आप उसे लेने जाओगे इंश्योरेबल, आप प्रेजेंट रहोगे उस टाइम पे, नहीं ना। लाइफ इंश्योरेंस जब लोगे ना, जब आप पॉलिसी लेते हो, when the policy is taken by you, जब आप पॉलिसी लोगे जब भी आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट उस टाइम पे प्रेजेंस रहता है, एट द टाइम ऑफ पॉलिसी टेकन, ठीक है। वही अगर मैं फायर की बात करूं, तो फायर इंश्योरेंस एक ऐसा इंश्योरेंस है जो दोनों में रहता है। जब कॉन्ट्रैक्ट बनता है जब भी उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट रहता है, और जब सामान का नुकसान, जब सामान जल जाता है फायर से, तब भी जब लॉस ऑफ सब्जेक्ट मैटर होता है, वो दोनों टाइम पे उसका जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है वो प्रेजेंस रहता है। ये याद करने का बहुत आसान तरीका है कि फायर इंश्योरेंस ऐसा इंश्योरेंस है जो दोनों टाइम उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट प्रेजेंट रहता है, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एट द टाइम ऑफ लॉस ऑफ सब्जेक्ट मैटर। वही अगर मैरीन आपकी बात इंश्योरेंस से करें, तो ये जब होता है जब लॉस हो जाता है, जब कॉन्ट्रैक्ट बनता है जब इसका इंश्योरेबल प्रेजेंस नहीं रहता इंटरेस्ट, जब नुकसान हो जाता है जब मैरीन का होता है। लाइफ इंश्योरेंस का उल्टा है मैरीन इंश्योरेंस। और जनरल इंश्योरेंस तो थ्रू आउट द कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसलिए ए का है थर्ड ऑप्शन, बी का है फोर्थ ऑप्शन, सी का है फर्स्ट ऑप्शन, और डी का है आपका सेकेंड ऑप्शन। अब आपको याद रखना है लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ पॉलिसी, जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब पॉलिसी ली जाती है, जब आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट प्रेजेंस रहता है। लाइफ का उल्टा होता है मैरीन इंश्योरेंस, जब आपका सामान लॉस हो जाता है, सब्जेक्ट मैटर लॉस हो जाता है जब आपका, तब वो इंटरेस्ट रहता है। और फायर कब रहता है, दोनों में, कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे भी और लॉस के टाइम पे भी। और जनरल इंश्योरेंस थ्रू आउट रहता है। आई होप आपको ये समझ आ गया हो। इसमें मैंने सारे क्लियर कर दिए यहाँ पे। अब इससे कोई भी क्वेश्चन आएगा आप बिल्कुल कर लोगे। अब आपके पास क्वेश्चन है IMPS का, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इसमें बोला गया है कौन से स्टेटमेंट ऑब्जेक्टिव बताने हैं। टू इनेबल बैंक कस्टमर टू यूज द मोबाइल इंस्ट्रूमेंट एज अ चैनल फॉर एक्सेसिंग देयर बैंक अकाउंट एंड रेमिट फॉर 24/7, बिल्कुल 24/7 काम करता है आपका। मेक पेमेंट सिंपलर जस्ट विद द मोबाइल, बिल्कुल मोबाइल के साथ बहुत सिंपल हम इजिली कर सकते हैं ना पेमेंट। टू बिल्ड द फुल फाउंडेशन अ फुल रेंज ऑफ मोबाइल बेस्ड बैंकिंग सर्विस, बिल्कुल मोबाइल बेस्ड बैंकिंग सर्विस है। टू क्रिएट द कंपटीशन विद नेफ्ट एंड आरटीजीएस, बिल्कुल नहीं, कंपटीशन नहीं है किसी के साथ भी। तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे पहले ये चार्ट देख लीजिए, लर्न कर लीजिए इस चार्ट को। नेफ्ट, जो नेफ्ट होता है आपका, इसमें मिनिमम आप ट्रांसफर वैल्यू कर सकते हैं 1 रुपए। 1 रुपए भी आप इसमें ट्रांसफर कर सकते हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। लेकिन आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट 2004 में जो आया था, इसमें ना मिनिमम 2 लाख, 2 लाख होगा जब भी आप ट्रांसफर कर सकते हो, उससे पहले नहीं कर सकते। IMPS में भी आप 1 रुपए भी ट्रांसफर कर सकते हो फोन से, लेकिन आरटीजीएस में 2 लाख। अब बात करते हैं मैक्सिमम कितना कर सकते हैं। देखिए नेफ्ट में कोई लिमिट नहीं है, जितना चाहे कर सकते हैं। आरटीजीएस में भी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन इमीडिएट पेमेंट सर्विस में 2 लाख रुपए होता है। 2 लाख से ज्यादा आप किसी को फोन से ट्रांसफर नहीं कर सकते। पेमेंट मोड की बात करें, नेफ्ट और आरटीजीएस दोनों ऑनलाइन ऑफलाइन कर सकते हैं, लेकिन IMFS तो फोन से होता है, ऑनलाइन ही होता है खाली। सेटलमेंट टाइप भी इनका ऑफलाइन होता है, दोनों का ऑनलाइन ऑफलाइन, पर IMFS का ऑनलाइन होता है। सेटलमेंट टाइम, नेफ्ट को थोड़ा टाइम लगता है, 2 घंटे में वो ट्रांसफर कर पाता है, लेकिन आरटीजीएस IMPS तुरंत की तुरंत ट्रांसफर होता है, ठीक है।
ऑपरेशनल टाइम की बात करें तो नेफ्ट जो है वो 24 घंटे काम करता है, सातों दिन, 24/7। आरटीजीएस बैंक टू बैंक, ठीक है। और आईएमपीएस भी मोबाइल तो आप कभी भी रात में भी कर दो 24/7, ठीक है। ट्रांजेक्शन चार्ज की बात करें तो कोई भी चार्ज नहीं लगता, नेफ्ट और आरटीजीएस में कोई चार्ज नहीं लगता, पर आईएमपीएस में कहीं ना कहीं लग सकता है, ठीक है। ये चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट है, इससे क्वेश्चन कई बार आए हैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस? कमर्शियल पेपर, फैक्टरिंग, लाइन ऑफ क्रेडिट और एक्सटर्नल कॉमर्स बोरोइंग। तो लॉन्ग टर्म आपका एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स होते हैं जो लॉन्ग टर्म होते हैं, ठीक है। एक बार चार्ट देख लीजिए, आपको आइडिया हो जाएगा। देखिए, लॉन्ग टर्म में आप इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, वेंचर्स, ठीक है, आपके सारे इंटरनेशनल फाइनेंस, यूरोज, एडीआर, जीडीआर। मीडियम में आपके फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स, कमर्शियल बैंक्स, लीज फाइनेंसिंग। शॉर्ट टर्म में आपके क्रेडिटर्स, पेबल, फैक्टरिंग, बिल डिस्काउंटिंग, ठीक है। और वही बात करें आपकी ओन्ड ओनरशिप के बेसिस पर इक्विटी, प्रेफरेंस, रिटेन अर्निंग। बोरोड में आपका कमर्शियल लोन्स, डिबेंचर्स। इंटरनल आपकी इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल, रिटेन, कन्वर्टेबल। एक्सटर्नल में बात करें तो रिटेन प्रॉफिट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, इसमें सारा क्लियर हो जाएगा कि कौन सा लॉन्ग टर्म है, कौन सा शॉर्ट टर्म है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। सेबी, इसे बोला गया है ये जो सेबी है, स्किन द गेम रूल इज एप्लीकेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज? तो देखिए, जो म्यूचुअल फंड्स के जो एम्प्लॉयर्स होते हैं उन्हीं पे ये रूल फॉलो होता है, स्किन इन द गेम रूल। ये आपको लर्न करना है, स्किन इन द गेम रूल। म्यूचुअल फंड्स के लिए ये यूज किया जाता है ये, ठीक है। आंसर सी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग है नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां से भी क्वेश्चन, मैंने कहा ना आप याद रखिए, सारी डेट्स आपसे पूछी जाएंगी। चलिए बताइए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अभी बताया था 1935 एक्ट होता है, वैसे 1934 में आया था। फिर पूछा है आरआरबी 1975। फिर बोला है 14th नेशनलाइजेशन, 14 जब कमर्शियल बैंक नेशनलाइज हुए थे 1969 में। और जो 6 बचे हुए कब हुए थे? 1980 में। लग गया, बस हो गया आपका सही, ठीक है। इस तरीके से याद रखना है, डेट्स याद रखनी बहुत जरूरी है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। ये देखिए, नेशनलाइजेशन जो 14 बैंक्स हुई थी 1969 में हुई थी, इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा, देना, ठीक है, ऐसे करके 14 बैंक्स आपकी यहाँ पर हुई थी। सारा कुछ आप लोगों के लिए चार्ट भी लेकर आती हूँ ताकि आपको बोरिंग ना लगे पढ़ना, ठीक है। चलिए, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन अ लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द क्लेम सेटलमेंट प्रोसीजर इन द इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में आपको जब आप क्लेम करते हो तो कौन कौन से स्टेप होते हैं, प्रोसीजर, वो बताना है। तो देखिए, सबसे पहले नोटिस दिया जाता है लॉस का, ठीक है। उसके बाद क्लेम फॉर्म दिया जाता है आपको भरने के लिए। फिर उसके बाद सिक्योरिटाइजेशन होती है, स्क्रूटनी होती है, तो आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होता है और लास्ट में सेटलमेंट होता है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे 4, 3, 1, 2, 5, ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। सबसे पहले नोटिस दिया जाएगा लॉस का, फिर आपको क्लेम फॉर्म दिया जाएगा फिल करने के लिए, फिर उसके बाद आपकी स्क्रूटनी की जाएगी, फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होगा, फिर आपका सेटलमेंट होगा, ठीक है। तो ये आपका 2 है और ये आपका 3 है, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया लिखने में, ठीक है। तो 4, 3, 1, 2, 5, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चंस काफी अच्छे अच्छे हैं। चलिए, ये अगेन फिर वही क्वेश्चन है, ये भी आपको डेट वाइज ही याद करना है। इसमें बोला गया है कौन से इनिशिएटिव, अरेंज द फॉलोइंग इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू टैकल द नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इन द असेंडिंग ऑर्डर। जो एनपीए, जैसे मैंने अभी बोला ना, एनपीए जो लोग बरोबर पैसा नहीं दे पाते हैं टाइम पर, तो उन कौन कौन से इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेती है, जैसे जैसे आपके डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल बनाए जाते हैं डेट रिकवर करने के लिए, सरफासी एक्ट, तो इनको ये बताना है कि कौन से कब आए थे, उस हिसाब से आपको ये वाले चीजें बतानी है। इसकी डेट याद होगी तो आप बता दोगे।
ईयर याद होगा तो आप बता दोगे। चलिए मैं आपको ईयर यहाँ पे लिखवा देती हूँ, उस हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, डेट रिकवरी सॉरी डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, ठीक है। डेट का रिकवरी ट्रिब्यूनल कब आया था, DRTS, ये आपका 1993 में आया था। अब उस हिसाब से मैं आपको डेट बता देती हूँ, आप लोग लिख लीजिए प्लीज। ये 1993 के अंदर आपका आया था, ठीक है। उसके बाद कॉर्पोरेट डेट स्ट्रक्चर कब आया था आपका, 2001 में, 2001 में। फिर आपका कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट कब आया था, और आपका सिबिल कब आया था, ये चीजें पूछी गई। सिबिल आपकी क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो बोलते हैं, ये 2000 के आसपास आपका आया था। सरफासी एक्ट तो आपको याद होगा भी, 2002 मैंने बताया है, उस हिसाब से लगा लीजिए आप लोग, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आ रहा है, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन, फोर्थ वाला ऑप्शन, तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले 2000 आया है। फिर आपका आएगा कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट, ये भी 2000 में ही आता है, याद रखिएगा, ये भी 2000 में ही आता है, लेकिन ये क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो इससे डेट में पहले आता है, इसीलिए आपका क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो पहले आएगा। फिर कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट आएगा आपका, सॉरी डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, ये तो हम भूल ही गए, ये तो हम भूल ही गए, 1993 सबसे पहला आएगा आपका, 1993 डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, ये किसी ने लगाया नहीं यहाँ पे, एक मिनट रुक जाइए। हाँ, सबसे पहले डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल आएगा, मैं भी रिकवरी को नहीं बोल पा रही, देखिए डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल सबसे पहले आएगा आपका, सेकेंड ऑप्शन सबसे पहले आएगा। ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, 1993 को तो मैं भूल ही गई, 2000 वाले याद आ रहे हैं सारे यहाँ पे, देखिए। तो सबसे पहले डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल 1993, यानी सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सी का। फिर आपको आएगा क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो 2000, फिर कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट, फिर सरफासी, सरफासी एक कैसे आ जाएगा, 2001 में आता है, फिर वन आएगा। ऑप्शन ही गड़बड़ है यहाँ पे, ऑप्शन ही गड़बड़ दिए हुए हैं। पहले डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपका क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो आएगा, फिर ब्यूरो के बाद आपका कॉर्पोरेट डेट स्ट्रक्चर आएगा 21, फिर कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट है, फिर सरफासी एक्ट है। ये पता गड़बड़ है यहाँ पर, आप लोग प्लीज डेट वाली चीजें जरूर से ध्यान में याद रखिएगा, क्योंकि ऐसा ही है ना, कुछ क्वेश्चंस में कुछ डेट दी हुई है, कुछ क्वेश्चन में कुछ दी हुई है, कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट की डेट ही नहीं दी हुई है, कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट की डेट ही नहीं दी हुई है, हद की बात को आप। चलो मैं गूगल सर्च करती हूँ आप लोगों के लिए, कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट कब आया था, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट, गूगल ने भी मना कर दिया है देने के लिए, गूगल ने भी यहाँ पे डेट नहीं दी है इसकी, देखिए। चलिए हम पहले से लगा लेते हैं, सेकेंड ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट होगा, 1993। उसके बाद क्रेडिट इंफॉर्मेशन ही आएगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आपका आएगा यहाँ पर कॉर्पोरेट डेट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आपका ऑप्शन होगा यहाँ पे, हम बना देते हैं ऑप्शन सेकंड, ठीक है। सेकंड के बाद आपका फिर आएगा आपका सिबिल वाला, ठीक है, 2000 में। बहुत गड़बड़ होती है, डेट देनी चाहिए इनको सही सही। फिर उसके बाद आएगा आपका स्ट्रक्चरल 2001 में, कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग। उसके बाद आपका आएगा कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट, ठीक है। फिर लास्ट में आपका सरफासी एक्ट। चलिए मैंने आपको लगवा दिया यहाँ पर, ठीक है। तो ऑप्शन होगा थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकेंड और फिफ्थ। थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकेंड और फिफ्थ, एक बार फिर लगा लीजिए, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकेंड और फिफ्थ। डेट मैंने लिखा दी, कॉम्प्रोमाइज की डेट ही नहीं दी है इन लोगों ने, इससे दिक्कत हो गई करने में। लेकिन आप ये याद रखिएगा कि ये जो है आपका सरफासी एक्ट और आपका जो कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग इनके बीच में आता है ये, ठीक है। तो इसका मतलब ये 2001 में ही आया है, ये भी 2001 में ही आया है, लेकिन उससे पहले कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चर आ गया है। तो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल 1993, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो 2000, सरफासी एक्ट 2002, कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग 2001, कॉम्प्रोमाइज भी 2001 है, क्योंकि मैंने अपने टाइम पे पढ़ा था 2001 में ही कहीं मैंने याद किया था ये, लेकिन ये बाद में आता है, इतना याद रखिएगा बस।
क्योंकि गूगल के भरोसे मत बैठिए और ना ही एनटी के क्वेश्चंस पे, ये भी इतने गड़बड़ आंसर दे देते हैं कि क्वेश्चन ढूंढने लगाने में ही डिफिकल्टी आने लगती है। आप लोग अपना कंफर्म याद करके जाइएगा एग्जाम में। चलिए फिर मैच द कॉलम क्वेश्चन आ गया है, लगा दीजिए। नबार्ड पढ़ा होगा आपने अभी, नबार्ड 1982, ठीक है। आपका आईसीसीआई भी 1955 में ही आता है मेरे हिसाब से। आईसीसीआई आईसीसीआई जो है वो भी आपका आईसीसीआई 1995 में ही आता है, बिल्कुल ठीक है ये, ठीक है। अब देख लीजिए इडबी कब आता है आपका। इडबी इंडिबी आता है आपका 1964 में, 1964। और इफ्की कब आता है, आईएफसीआई 1948। ये तो डेट याद करनी पड़ेगी। यहाँ से एक क्वेश्चन मैंने आपको बोल दिया है, 110% आएगा। अब आपके ऊपर है इसको लर्न करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Under which one of the following the Basel framework places restriction on the participation by banking system wide credit booms with the aim of reducing their losses in credit burst? देखिए इसका आंसर जो होगा वो होगा काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर। इसका मतलब ये होता है कि जो बेजल फ्रेमवर्क में ये बोला जाता है बैंक को, उनको रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, उनको कहते हैं इतना ज्यादा क्रेडिट मत दीजिए, इतना एक्सेसिव क्रेडिट मत करिए कि आप लोगों के पास कुछ ना बचे, ताकि आप लोग अपना बचा के रखिए कि आगे चल के कल को अगर आपको नुकसान होता है, लॉसेस होते हैं, ठीक है, तो आपके पास इतना कैपिटल बफर होना चाहिए। इसलिए बोला जाता है काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर। इसका आंसर ये होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो बेसिल फ्रेमवर्क है वो रेस्ट्रिक्शन लगा देती है बैंक पर कि आप इतना ज्यादा क्रेडिट नहीं देंगे, एक्सेसिव क्रेडिट मत करिए, इतना उधार मत दीजिए लोगों को कि आपके पास ही ना बचे, अपने पास होल्ड करके रखिए कैपिटल को, ठीक है। इसलिए इसको यहाँ पर बोला गया काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर। चलिए लास्ट क्वेश्चन कमेटी से है, लगा लीजिए, किसी को आता है तो लगाइए। कमेटी तो कहीं से भी पूछ सकते हैं, कहीं से भी। मैंने आपको बोला आप यूपीएससी डाल के देखिएगा, यूपीएससी कमेटी लिस्ट, तो आपका बहुत सारा वहां पे बहुत अच्छा अच्छा आ जाएगा। खुशरो कमेटी, खुशरो कमेटी किस लिए आया था, एग्रीकल्चर के लिए। ये तो बहुत इजी याद होना चाहिए आपको, एग्रीकल्चर के लिए। खुशरो तो है वो आपके एग्रीकल्चर के लिए आया था। घोष कमेटी किस लिए आई थी, घोष कमेटी, घोस्ट नहीं है, घोष है। घोष कमेटी किसके लिए आई थी, मेल प्रैक्टिसेस के लिए। इसका कीवर्ड है आपका मेल प्रैक्टिस। अगर आपने कुछ करा तो घोस्ट घोस्ट आ जाएगा, इसलिए याद रखिएगा। कहते हैं ना अगर आपने कोई भी फ्रॉड किया, कोई भी मेल प्रैक्टिसेस करे तो घोस्ट जो है वो आ जाएगा, इसे इसे याद रखिएगा, घोस्ट कमेटी, ठीक है। फिर आता है आपका यहाँ पर नायक कमेटी। नायक कमेटी इंडियन पब्लिक सेक्टर के लिए आया था ये। और है आपकी गोपोरियो, गोपोरिया कमेटी, गोपोरिया। सारी याद करनी है आपको, एक कोई सा भी पूछ सकते हैं आपसे। कस्टमर के लिए थी ये, ठीक है। जो गोपोरिया कमेटी थी, थी कस्टमर्स के लिए, सर टू लॉक इनटू द कस्टमर सर्विसेज इन बैंक्स इन इंडिया। नाया कमेटी थी टू एग्जामिन द एडवोकेसी ऑफ क्रेडिट एंड अदर रिलेटेड एस्पेक्ट, ठीक है। आप इसको याद कर लीजिएगा। चलिए सेशन अच्छा लगे तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक आपसे मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट, नेक्स्ट सेशन में। गुड बाय, टेक केयर।